हाय, दिस इज मानस समर्थ और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैं फिर फरीदाबाद में हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ इंटरनेशनल रिनाउंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी जी से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको लोग बहुत मिस करते हैं और काफी सारे पेरेंट्स ने, काफी सारे फॉलोअर्स ने सवाल भेजे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे जानना चाह रहे हैं। सही सही। तो मैं आपसे सबसे पहले सर ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको काफी शुरू से ही BCG मिजल्स के काफी सारे वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है? नहीं, वैक्सीन नहीं लगाना जरूरी है, बल्कि वैक्सीन लगाना तो बहुत नुकसानदेह है। देयर इज नो साइंस जहाँ पे ये साबित होता हो कि वैक्सीन लगाने से बच्चों की प्रोटेक्शन किसी भी तरह से होती हो, किसी भी तरह से फॉर दैट मैटर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के बहुत सारे एविडेंसेस हैं, क्लियर कट एविडेंसेस हैं कि आजकल ऑटिज्म बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑटिज्म जो नाम आप देख रहे हैं, ASDS जो नाम आप सुन रहे हैं, आज से 10 साल पहले ये नाम ही नहीं सुना जाता था। डायबिटीज टाइप 1 जो इतना प्रेवलेंट हो गया बच्चों में, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, इतना ज्यादा कि बहुत चिंताजनक। डायबिटीज टाइप 1 में दिक्कत भी ये है कि वो बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह दिखते हैं, इसलिए आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। हर क्लास में एक बच्चा ऐसा मिलेगा आपको। तो ये ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू द वैक्सीनेशन। ओके। तो मैं तो स्ट्रिक्टली बोलता हूँ हर पेरेंट्स को कि वैक्सीनेशन, चाहे वो पोलियो का हो, BCG का हो, वॉट एवर इट मे बी, वैक्सीन से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। उसका कोई कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। इसका मतलब उन्हें डाइट पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों की डाइट पे ध्यान देना बच्चों पे अगर आपको हेल्थ कंसर्न है बच्चों के लिए जो कि है, तो आप डाइट पे ध्यान दीजिए। उनके ये देखिए कि पूरे दिन भर में उसको एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी और फल बच्चों को मिलता रहे रोज डेली बेसिस पे। अबाउट 2 या 3 पोर्शन जरूर लें। बस इतना बच्चों को करना है, बाकी तो बच्चे भगवान ने बनाया, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं। सर, एक क्वेश्चन ये था कि काफी सारे लोग परेशान हैं कि HIV के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली HIV है क्या और क्या इसका इलाज है? देखिए, HIV एक धोखा है, राइट? क्योंकि धोखा है या नहीं है कैसे पता चलेगा? एक सिंपल तरीका है। जब भी कोई वायरस आता है दुनिया में, या आप बोलते हैं इस वायरस से आपको बीमारी हुई है, वो साबित करने के लिए कॉस्ट पोस्टुलेट, एक तरह का पोस्टुलेट होता है, जब वो उसके माध्यम साबित किया जाता है। HIV के लिए कॉस्ट पोस्टुलेट क्या है समझ लीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक HIV का पेशेंट आप पकड़ लेते हैं, उसका ब्लड लेते हैं, उसके और लेके आप एक खरगोश को डाल देते हैं, और खरगोश को भी HIV हो जाना चाहिए। अगर तो हो जाएगा तो उसके ब्लड से लेके किसी तीसरे खरगोश को डाल देंगे या तीसरे कुत्ते को डाल देंगे तो उसको भी होना चाहिए वही वाला सेम बीमारी, इन दिस केस HIV। अगर ये साइकिल पूरा होता है तो ही माना जाता है कि ये पर्टिकुलर वायरस या पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है, तभी साबित होता है। तो कॉच पोस्टुलेट की बात करें तो रिसेंटली अभी नोवेल कोरोना वायरस में साबित करने की कोशिश की थी, पार्शियली साबित भी कर पाए, लेकिन HIV में ऐसा साबित हुआ ही नहीं। तो HIV एक धोखा है, ये कोई बीमारी नहीं है कि सेक्सुअली या ब्लड से वो ट्रांसमिट होता है, फिर तो ऐसा है नहीं। There is nothing called HIV. It is just a biggest fraud 1984 से जो अभी तक चल रहा है। तो सर, आपके हिसाब से क्या इलाज है इसका? इलाज ये है कि देखिए, HIV ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस, किसी भी इंसान की इम्यूनिटी जब डिप कर जाती है एक लेवल से कम, चाहे वो न्यूट्रिशन की वजह से होता है या वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं तो होता है। तो ये 2-3 कारण, या किसी को बॉडी में ट्यूमर है, कैंसर है तो भी होता है। तो जब भी किसी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तब वो HIV की टेस्ट कराएगा तो HIV पॉजिटिव पाया जाएगा। ओके। हाँ, तो या जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए या किसी को डायरिया हो जाए, तो ऐसे में अगर वो, या प्रेग्नेंट वुमेन अगर चले जाए, तो कई बार चांसेस हैं कि उसके ये सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जहां पे HIV पॉजिटिव शो करेगा, तो उसे लगेगा मैं तो HIV का पेशेंट बन गया हूँ। और क्योंकि HIV पेशेंट बन गया तो वो ART थेरेपी जो है, एंटी रेट्रो थेरेपी जो है, रेट्रोवायरस थेरेपी, वो थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है कि भाई आप तो भाई पेशेंट हो और ये थेरेपी फोकट में दवाई मिलती है तो पेशेंट लेता है, जबकि गवर्नमेंट के लिए फोकट में नहीं है, वो तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बाहर से वो खरीदती है। तो ये एक बड़ा धंधा है। तो इससे ठीक होने का तरीका यह है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, बेसिकली जिसके लिए आप ओरिजिनली गए थे, राइट? तो बीमारी थी इम्यूनिटी डिफिशिएंसी की, उस इम्यूनिटी डिफिशिएंसी को HIV बोल दिया गया। इम्यूनिटी बढ़ा लो आप। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए जो DIP मैं बताता हूँ उससे आप बढ़ा लो।
पहली बात। दूसरी बात, ART थेरेपी अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दो। ओके। हमारे पास हजारों पेशेंट्स हैं Okay. HIV के। तो हम पहला स्टेप ये है कि हम बोलते हैं DIP आज से शुरू करो, दूसरा स्टेप आज से ही वो दवा खत्म कर दो। ओके। ये दोनों स्टेप करते ही उसकी जिंदगी एकदम नई दिशा में चली जाती है। फिर वो जो सिम्टम आ रहे थे, डिस्कम्फर्ट हो रहे थे, वो न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि HIV के जो पेशेंट्स हैं काफी सारे सर ने ठीक किए हैं, तो DIP डाइट से आप इसका इलाज कर सकते हैं। एक सर काफी सारी फीमेल्स का ये क्वेश्चन है कि जब हमारे इंडिया में वुमेन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो फर्स्ट मंथ से ही उनकी मेडिसिन शुरू हो जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, फर्स्ट मंथ से उनका मेडिसिन शुरू हो जाता है और एंड तक जब तक उनकी डिलीवरी नहीं होती तब तक सारी मेडिसिन चलती रहती है। तो क्या ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है, क्या इसका बच्चे पे फर्क पड़ता है? इसका बच्चे पे बहुत फर्क पड़ेगा, पूरा ही फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज। आप देखेंगे जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे तो बोलेंगे पेशेंट का नाम क्या है। पहली बात तो आपको पहले मान लिया जाता है कि ये बहुत बीमार इंसान है। करेक्ट। ठीक है ना। तो आपने अपने आप को बीमार घोषित कर दिया बाय बीइंग प्रेग्नेंट, बाय गोइंग टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते ही आपने ये ऐलान कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक पेशेंट है। पेशेंट मतलब बीमार इंसान है। अब एक बीमार इंसान का बच्चा बीमारी तो पैदा होगा ना। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप बीमार नहीं है। उससे कैसे बचें कि आप हॉस्पिटल मत जाइए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का बनाया हुआ। तो जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें अननेचुरल ट्रीटमेंट या दवाइयां का जो सिलसिला है इसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। कोई भी सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे, कोई भी, चाहे वो कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है या आयरन सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीविटामिन है, जो प्रेगनेंसी पर दिया जाता है, नॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है, या अभी तो ब्लड थिनर भी दिए जाते हैं, तो ये बेहद बेहद हार्मफुल है आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप घर पे नॉर्मल तरीके से रहें। और बच्चा है मतलब अब 2 लोगों की खुराक आपको जाननी चाहिए, तो वो खुराक आप उस तरह से लें। और आपको पता है कि 9 महीने बाद, 9 महीना वाला 8 महीना 7 महीने में नहीं आएगा, 9 महीने में ही आएगा। तो आप अपना एक जुगाड़ कर लें, जिसे हम बोलते हैं मिडवाइफ, जो हजारों सालों से एक प्रथा चली आ रही है कि मिडवाइफ गांव-गांव में होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में एक्सपर्ट होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा आप अपने आसपास के लोकेलिटी में ढूंढ लें ऐसे 1-2 लोग, और ऐसे टाइम पे उनको पहले से साथ लें कि उनको आप बुलाएं तो वो आ भी जाएं। बस इतनी सी सपोर्ट की आपको आवश्यकता है। इट इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल थिंग। लेकिन इसको एक इंडस्ट्री बना दिया है, इसको एक बिजनेस बना दिया है, इसको एक बीमारी का तख्ता लटका दिया है, और इससे बच्चा तो परेशान होता ही है, जो कि अभी आया भी नहीं दुनिया में, और उसकी मदर भी परेशान होती है। तो सारे परेशानी से आप आराम से बच सकते हैं, इन दवाइयों के चुंगल से आप बच सकते हैं। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड होते हैं फिर हर महीने। तो अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड गेट एजिटेटेड, राइट। जब भी अल्ट्रासाउंड का वो होता है तो वो चाइल्ड को पूरी तरह डिस्टर्ब करता है, राइट। तो ऐसा लगता है कि अल्ट्रासाउंड सेफ है। इट इज नॉट सेफ एट ऑल। ऐसा देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अल्ट्रासाउंड से चाइल्ड एजिटेट होता है, उसके दिमाग पे, उसके हार्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे चीजों से बचने का तरीका है कि आप हॉस्पिटल रह के ना जाए। भगवान का दिया है, भगवान पर भरोसा रखें, अच्छी इम्यूनिटी रखें, अच्छा खाना पीना रखें। कहने का मतलब तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो टेंशन हो जाती है, बल्कि इस वजह से वो टेंशन हो जाती है, टेंशन क्रिएट कर रखते हैं और उसका एक बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है। तो सर आपका सजेशन ये है कि जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में ना कराएं? हॉस्पिटल में ना कराएं। डिलीवरी का हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जैसे हेल्थ का हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन नहीं है। आज तक कभी देखा है हॉस्पिटल गए और मैं तो हेल्दी होके आ गया? ऐसा कौन हुआ आज तक? हॉस्पिटल गए और बीमार होके आ गए और ज्यादा। तो हॉस्पिटल का डिलीवरी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक मिडवाइफ का काम है, उन्हीं को करने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल काफी सारे केसेस सिजेरियन भी होते हैं। 95% केसेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन ही होते हैं। अगर कोई ऐसा बोले कि मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल गया था और मैं सिजेरियन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा, बहुत ज्यादा ताज्जुब। सर ये जो आपकी जो DIP डाइट है, ये क्या कहीं से क्लिनिकली अप्रूव्ड है? हाँ, ये इस पे क्लिनिकल ट्रायल किए गए। हालांकि इस पे हमने खुद एक रिसर्च ट्रायल किया था। मैं ये जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 2017 में छपा था। ये इसकी प्रेजेंटेशन लंदन में जाके मैंने दिया था। और दैट इज वन जर्नल ऑफ मेडिकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और मेरा नाम डालेंगे गूगल में तो वो रिसर्च पेपर आ जाएगा। तो दैट इज अ क्लिनिकल प्रूवन, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको क्लिनिकल ट्रायल पे रख के देखा, और ये है दिसंबर 2018 की बात है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डॉक्टर एस के गुप्ता जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शल्य चिकित्सा के, उनके अंडर ये ट्रायल हुआ था। और 2 साल बाद मई महीने में उस ट्रायल का नतीजा आया, DIP डाइट के ट्रायल का नतीजा, जो गवर्नमेंट के क्लिनिकल ट्रायल के रजिस्ट्री के वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं।
तो ये क्लिनिकली प्रूवन है, और क्लिनिकली भी बहुत सारे तरह से क्लिनिकली प्रूवन होता है। प्राइवेटली जैसे मैंने रिसर्च ट्रायल जर्नल मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पब्लिश कराया, वो एक हो गया। फिर गवर्नमेंट के माध्यम से प्रूवन, विच इज कॉल्ड द हाईएस्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो वो भी क्लिनिकल ट्रायल होके वो रिसर्च हमारे डीआईपी डाइट के फेवर में है। तो ये दो तरह से इट इज ए क्लिनिकली प्रूवन डाइट। एक सर, लोग काफी सारे किडनी के पेशेंट है, किडनी के समस्या से बहुत परेशान है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके बिहार पर कि किडनी की बीमारी है क्या और ये क्यों होती है? देखिए, भगवान ने 2 किडनी दी है हमें, और तीसरा किडनी हमारा खुद का स्किन, ये भी किडनी की तरह काम करता है। इसमें भी पसीने के माध्यम से वही सारे टॉक्सिन निकलते हैं जो वैसे यूरिन के थ्रू आप पास करते हैं। बिल्कुल लगभग वही न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि किडनी नॉर्मली किसी की फेल नहीं होगी, लेकिन आप फेल कराते हैं बाय टेकिंग मेडिकेशंस, जैसे रेर के एंटीपायरेटिक दवाइयां, स्लीपिंग पिल्स, पेन किलर्स, या स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अल्टीमेटली इसका बोझ किडनी पे पड़ता है, धीरे धीरे उसका फंक्शन कम होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड किडनी फेलियर। किडनी फेलियर से बचने के लिए, या प्रिवेंट करने के लिए, या वहीं रोकने के लिए, या ठीक करने के लिए पहला स्टेप है, जितनी तरह के आप केमिकल्स ले रहे हैं, वो चाहे सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं या दवाइयों के फॉर्म में ले रहे हैं, उसको पहले से उससे पीछे छुटाएं। अगर तो उससे पीछे नहीं छूटा तो यू आर डेस्टाइन्ड टू डाई ऑफ किडनी फेलियर, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। तो सिर्फ एक ही एक तरीका है, एक ही एक कारण है किडनी के फेल होने के, दैट इज योर मेडिसिन। वो मेडिसिन का शुगर का मेडिसिन हो सकता है, वो बीपी का मेडिसिन हो सकता है, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन टुगेदर इट इंपैक्ट्स योर किडनी। तो इन दवाइयों से पहले से पीछे छुटाइए हर हाल में। तो जो किडनी की डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस का क्या मतलब, बंद करा देनी चाहिए? डायलिसिस के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डायलिसिस जिसकी हुई नहीं है तो उससे तो मैं ये बोलूंगा कि वो डीआईपी डाइट पे आ जाए। हाँ, मान लो क्रिएटिनिन जिसका हाई है तो वो डीआईपी डाइट पे आ जाए। अच्छा। तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल नीचे आ जाएगा। अच्छा। ये बढ़ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। कोई ऑलरेडी डायलिसिस पे है मान लो, हाँ, तो उसको भी मैं ये बोलूंगा कि वो मान लो किसी की डायलिसिस है हफ्ते में एक दिन, तो वो सिंपली डीआईपी डाइट पे रहे, और डीआईपी डाइट पे जब रहते हुए उसके सिम्टम कम होने लगेंगे, उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसकी जो सिम्टम है सूजन वगैरह वो कम होने लगेंगी, उल्टी की प्रवृत्ति कम होने लगेगी, तो इवन क्रिएटिनिन लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। इससे ये इंडिकेशन मिलेगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस है वो उतनी आवश्यकता नहीं है, वो थोड़ी देर 7 दिन की जगह 10 दिन तक भी वो रुक सकता है, 15 दिन तक भी रुक सकता है। ऐसे करेंगे और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि भाई बिना डायलिसिस के भी बॉडी सेल्फ डायलिसिस कर रहा है। तो आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, तो डीआईपी डाइट, और दूसरा मैंने अभी बताया योर स्किन इज योर थर्ड किडनी। तो स्किन को किडनी के रूप में काम कराने के लिए एक ही तरीका है कि आप धूप में बैठें। रोज 40 मिनट्स टू 1 आवर आप धूप में बैठें, एक बार में नहीं, 2-3 इंस्टॉलमेंट में आप धूप में बैठेंगे, पसीने खूब आएगा, और एक्चुअली वो काम जो किडनी नहीं कर पा रहा वो स्किन करेगा, और किडनी को थोड़ा समय मिल जाएगा कि वो अपने आप को रिकवर करे। एक और बात याद रखिए कि रोज आप 10 से 12 घंटे के ब्रैकेट में खाना खाएं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खा लिया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन अकॉर्डेंस टू डीआईपी डाइट, और शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक, यानी कि 14 घंटे कुछ नहीं खाया, प्यास लगी तो पानी पिया। ये जो 14 आवर्स है, ये टाइम है जब किडनी फिल्टर करेगा, अपने आप को क्योर करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा, वो सारा काम बॉडी कर रहा होगा। तो बॉडी को जो बर्डन देना है वो 10 घंटे के लिए देना है, वो भी डीआईपी डाइट वाला देना है। तो ये सिंपल सा काम करेंगे एंड पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो नीड है डायलिसिस की वो कम होती जाएगी। वैसे इसको ठीक होने में किडनी का पेशेंट को कितना टाइम लग जाता है? 9 महीने लग जाएगा, 9 महीने से 12 महीना लग जाता है नॉर्मली। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। पेशेंस क्योंकि एक तो बहुत धीरे धीरे ठीक होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको डीआईपी डाइट पे रहना है और स्ट्रिक्टली इसका पालन करना है, और जो प्लेट 2 है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत मिनिमाइज करनी है। प्लेट 1 के भी आधा। प्लेट 1 अगर 300 ग्राम का लिया आपने, 300 ग्राम रॉ वेजिटेबल, तो प्लेट 2 150 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना है, और पेशेंस रखना है 9 महीने से 12 महीने तक, और धीरे धीरे आप जब ठीक हो जाएंगे देन यू कैन मेक द डाइट लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। वैसे भी कोई चारा नहीं आपके पास, क्योंकि या फिर आप डायलिसिस पे हैं तो तैयार रहिए, हर बार हर कुछ दिन में आपकी हालत पिछले दिनों से बदतर ही होती जाएगी। सर, काफी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को थायराइड की आजकल काफी हो रही है, तो ये थायराइड की क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे ठीक होगी? थायराइड, देखिए थायराइड जब भी बोलते हैं तो याद रखिए थायराइड तो एक हार्मोन है, या थायराइड एक बॉडी का ऑर्गन है। तो लेकिन थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। हाँ, थायराइड हार्मोन है जो जरूरत से ज्यादा बने या कम बने, सो दैट बिकम्स
प्रॉब्लम विद द बॉडी। हाइपोथायराइड जिसमें इंसान मोटा होने लगता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे कमजोरी फील होने लगती है, इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, हार्ट बीट ठीक से नहीं हो पाता, तो यानी कि हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड में सिंपली ये है कि अगर आपको अभी डायग्नोस हुआ तो द मोमेंट यू आर ऑन डीआईपी डाइट, विद इन 1 मंथ जब दोबारा चेक करेंगे आपका टीएसएच विद इन रेंज आ जाएगा। विद इन रेंज मतलब अगर 10 से नीचे टीएसएच आता है तो उसको विद इन रेंज ही मानिए, और 10 से ऊपर आता है तो थोड़ी बहुत आउट ऑफ रेंज बोल सकते हैं उसको। तो डॉक्टर बोलेगा 3 से ऊपर है तो भी वो थायराइड है, 4 से ऊपर है तो भी थायराइड है। ये डॉक्टरों को डराने का एक तरीका है। लेकिन असली में 10 से नीचे है तो, या 8 से नीचे तो पक्का ही, यू आर वेरी वेरी सेफ एंड दैट इज जस्ट नॉर्मल थिंग। तो अब थायराइड किसी को है, मतलब थायराइड की गोलियों पे है कोई, तो आप सिंपली डीआईपी टाइप पे रहेंगे और हर महीने आप थायराइड चेक करेंगे टीएसएच, और टीएसएच जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे दवाइयों को टेपर डाउन करना है। यानी कि 50% घटा दिया रूल ऑफ थंब 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद उसको 50% दोबारा घटा दिया, यानी कि 25% ही रह गया, और 3 महीने में यू कैन बी फ्री ऑफ मेडिसिन एंड स्टिल टीएसएच लेवल इज विद इन रेंज। आप जब थायराइड टेस्ट कराएं तो सिर्फ टीएसएच पे ध्यान दें वो कितना आ रहा है। अगर वो 10 से नीचे आ रहा है तो यानी कि सब कुछ ठीक है, और दवाई आपने टेपर डाउन कर दिया और 10 से ऊपर चला गया, यानी कि दवाई थोड़े दिन और चलानी पड़ेगी। तो ये एक हिट एंड ट्रायल है, तो आपको डाइट पे रहना है और खुद ही हिट एंड ट्रायल करके दवाई को कम कर देना है। अगर आप कम नहीं कर पाए तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, फिर हाइपोथायराइड हाइपर थायराइड हो जाएगा। हाँ, तो मतलब पहले तो एक बीमारी में थे, अब उस बीमारी के दूसरे एंड पे पहुंच गए, तो वो भी अपने आप में बहुत ही डेंजरस खतरनाक बात है। तो स्टेप 1 बी ऑन डीआईपी डाइट, एंड स्टेप 2 डिसाइड टू टेपर डाउन द ड्रग्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मींस आपको ध्यान रखना है कि टेपर एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। एक सर काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि उनको काफी सारी स्किन डिजीज है, सफेद दाग जैसे है जिसको विटिलिगो बोलते हैं, है ना, तो इसका क्या इलाज है? वैसे तो पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये होता क्यों है और फिर इसका क्या इलाज है। देखिए, एक बात समझना होगा यहाँ पे, स्किन में जो बीमारियां होती हैं, स्किन के ऊपर जो देखते हैं, खासतौर पे सफेद दाग एक्सेट्रा, तो ये स्किन की बीमारी नहीं है, ये ब्लड की बीमारी है, खून की बीमारी है। जब खून में जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी नॉर्मली किडनी से फिल्टर होते हुए बाहर चला जाता है नॉर्मल तरीके से, जब नहीं जा पाता तो वो क्या करता है, स्किन के माध्यम से भेजना शुरू करता है। मैंने आपको पहले ही बताया अपने वीडियोस में कि योर स्किन इज अ थर्ड किडनी ना, इसको थर्ड किडनी का नाम दिया गया है। तो किडनी फिल्टर करती है, कई बार नहीं कर पाती, तो स्किन के माध्यम से बॉडी सोचता है कि इन चीजों को बाहर निकालो। जब स्किन के माध्यम से बाहर निकलता है तो कई बार वो रिएक्शन कर जाता है, एंड दैट तो उसमें फिर पैचेस, रंग काला सफेद ऐसे दाग फिर दिखने लगते हैं। तो फिर उन दाग को कोई विटिलिगो बोल देगा, कोई नाम बोल देगा, डिपेंडिंग ऑन वो दाग कैसा दिख रहा है, वो बॉडी के कौन से पार्ट में है, उसमें खुजली हो रही है कि नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें कोई लिक्विड सिक्रेशन है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीज एक ही कैटेगरी में आता है। और सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ऐसी स्किन की बीमारी दिखती है तो याद रखिए, क्योंकि वो स्किन की बीमारी तो है नहीं, वो तो ब्लड की बीमारी है। तो स्किन में अगर आप कुछ भी इलाज करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको और ज्यादा खतरनाक बनाएंगे, क्योंकि बीमारी स्किन की है नहीं, और आप स्किन में उसकी इलाज ढूंढ रहे हो, तो स्किन जो कि ऑलरेडी ठीक है उसको भी आप बीमार कर रहे हैं। तो आप स्किन की बीमारी को ब्लड का बीमारी मानेंगे तो आपको सोल्यूशन थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो अब आता है कि सोल्यूशन क्या है इसका। सोल्यूशन ये है कि आपके बॉडी के जो फिल्टरिंग सिस्टम है किडनी का, बॉडी का, वो ठीक करना पड़ेगा। बॉडी की एलर्जी अगर बॉडी की चीज से है तो वो भी बॉडी से हटानी पड़ेगी। तो फिल्टरिंग सिस्टम को ठीक करने का तरीका वही है जो किडनी पेशेंट को मैं बताता हूँ, दैट इज डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट पे रहें पेशेंट, और कुछ पेशेंट्स के लिए अगर वो गेहूं, व्हीट ग्रेन्स छोड़ दे और उसकी जगह फल सब्जी को और बढ़ा लें, राइट। डीआईपी डाइट का मतलब ये है कि एनिमल फूड छोड़ना ही छोड़ना है, धूप में बैठना ही बैठना है, ये तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट हो गया। लेकिन साथ में गेहूं भी छोड़ दे, व्हीट, तो उससे भी मैंने देखा कि बहुत फर्क पड़ता है। पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि और नहीं फैलेगा, फिर वो सूख जाएगा और धीरे धीरे वो रिग्रेस करेगा। रिग्रेस करने का जो प्रोसेस है, एक बात याद रखिए, जितनी सारी बीमारियां बॉडी में, जो ऑर्गन स्टमक से जितना दूर है उस ऑर्गन को उतना ज्यादा समय लगता है ठीक होने में। तो स्टमक से सबसे ज्यादा फार्देस्ट डिस्टेंस में क्या है, स्किन है, सबसे आखिरी ऑर्गन है। तो स्किन के माध्यम से जो बीमारी, हालांकि ये स्किन की बीमारी नहीं है, लेकिन जो बीमारी स्किन के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है वो स्किन तक उसका इलाज पहुंचाने के लिए बॉडी को सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो पहले ही तैयार होकर रही है कि 1 साल से 2 साल
तो टाइम लगेगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि जिस दिन से आप DIP डाइट स्टार्ट करेंगे उस दिन से वो और नहीं फैलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आप अपने पैचेस फोटो से खींच के रख सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं डाइट, एंड यू विल सी कि चलो अब और नहीं फैल रहा है। फिर धीरे धीरे देखेंगे वो लाइट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ 2 years। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ विटली को, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरह का पैच। कई बार गालों में झाइयां लग जाते हो जाती हैं कुछ और लेडीज के, पैरों में निशान हो जाते हैं, कई बार ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, कई बार राइट, जो कि कई बार ब्लड सर्कुलेशन की पूर्ण होने से हो जाता है। तो ये सारी चीजें, वो दाग कैसा भी है उसका नाम कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, सनलाइट को स्किन पे पड़ने दीजिए, एंड वेट फॉर अबाउट 1 year to 2 years to see a reasonable clear cut ऐसे बेनिफिट जो आंखों से दिखाई दे। तो विटलिगो के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल और करना होगा इसके अलावा? और कुछ स्पेशल नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्किन का डिजीज तो है नहीं है, इसकी ब्लड, तो आपको तो यही करना है कि ब्लड में प्योर चीज रहे, राइट। तो जो आप DIP डाइट ले रहे हैं तो दैट इज समथिंग प्यूरिफाइड थिंग, एंड माइनस ऑल द काइंड ऑफ मेडिकेशंस। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि दवाइयों से पीछे छोड़ाइए, क्योंकि दवाइयां अल्टीमेटली घुलेंगी तो ब्लड में ही, और ब्लड जब इम्प्योर होगा तो हर तरह की बीमारियां होंगी, एंड दैट कैन बी ए स्किन डिजीज आल्सो। आजकल सर काफी सारी फीमेल्स में समस्या आती है PCOD की और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या इलाज है? जिनको भी पीरियड्स रिलेटेड एबनॉर्मल पीरियड आता है, या ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, या PCOD है, तो उनको बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, DIP डाइट प्लस ग्रीन और रेड जूस, एक बड़ा ग्लास स्पिनच का जूस या एक बड़ा ग्लास बीटरूट का जूस 1 महीने तक अगर लगातार बिना एक भी दिन छोड़े आप लें, तो अगला पीरियड जब आएगा तो आप देखेंगे एक तो इंटेंसिटी बड़ी कम हो जाएगी, पेन की इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ब्लीडिंग इरेगुलर तो वो रेगुलर हो जाएगा, जिनको ज्यादा ब्लीडिंग होती है वो वहां पे भी आप देखेंगे फायदा मिलेगा। तो लेकिन ये 1 महीना नहीं है, कम से कम आप 6 महीना कीजिए कि DIP डाइट तो है ही है, साथ में आपने ग्रीन या रेड जूस, किस दिन स्पिनच का जूस, किस दिन बीटरूट का जूस, किस दिन टमाटर का जूस, किस दिन तीनों को मिला के ये एक टॉनिक बन गया। हो सके तो उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, और हो सके तो जूस बनाते वक्त एक बड़ा टुकड़ा अदरक का भी डाल दीजिए, तो तब जो जूस बन के निकलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, और उसका फर्क आपको अगले पीरियड तक निकल जाएगा। अगले पीरियड में 100% ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रभाव दीजिएगा, ये पक्का है, ये मैं पक्का बता सकता हूँ। सो जस्ट डू इट फॉर 6 months टू सी द बेनिफिट, और 6 months बाद ग्रीन एंड रेड जूस छोड़ दीजिए, लेकिन DIP डाइट को पकड़ के रखिए, ताकि प्रिवेंशन हो जाए किसी फ्यूचर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम के होने से आप बच जाएं। PCOD की समस्या में कितना टाइम लग जाएगा? नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 6 months। 6 months। अगर कोई भी सिस्ट है तो एक तो और बढ़ेगा नहीं, दूसरा धीरे धीरे इट विल डिसॉल्व। सर ये इतने हमारे इंडिया में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, MBBS MD है, क्या इन लोगों ने BP शुगर ये पेशेंट ठीक किए हैं क्या? मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरे देश में हमारे 10 लाख डॉक्टर्स हैं, पूरे 10 लाख डॉक्टर ने मिलकर क्या किसी एक इंसान को भी ठीक किया है? एक इंसान की डायबिटीज ठीक की हो, एक इंसान का BP ठीक किया हो, एक इंसान की हार्ट की प्रॉब्लम ठीक की हो, कोई पूरे देश में से अगर है तो वो बताए, ठीक है ना। हमने अकेले में अभी तक 25,000 से अधिक जो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज के पेशेंट की दवाइयां छुड़ाई हैं, हार्ट के पेशेंट की दवाइयां छुड़ाई हैं, BP की पेशेंट की दवाइयां छुड़ाई हैं। तो दवाई छोड़ने के बाद भी ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर नॉर्मल रहना, दैट इज कॉल्ड क्योर। तो अगर मैं सही मैंने बताऊं कि पूरे देश में ऐसा कोई डॉक्टर है तो आप बताइए कि हाँ हमने MBBS MD डॉक्टर कोई हो तो बताए कि हाँ हमने पेशेंट को ठीक किया है। हाँ ट्रीटमेंट तो दिया होगा, वो तो जरूर दिया होगा, लेकिन ठीक हुए क्या वो दवाई मुक्त हुए क्या बिना दवाई के वो पहले से हो गए क्या? द आंसर इज नो। तो नहीं किया किसी ने। डायबिटीज का पेशेंट शुगर की दवाइयां खाता है और खाते खाते लास्ट में जाके किडनी का पेशेंट बनता है या किडनी से डेथ होती है उसकी, या वो ग्रेजुएट होता है एक बीमारी से दूसरी बीमारी, एक दवाई से दूसरे। उसने पहले से मन बना रखा है कि मैं हर दिन पहले से ज्यादा बीमार रहूंगा, पहले से ज्यादा दर्द में रहूंगा, पहले से ज्यादा पैसा खर्च करूंगा, और पहले से ज्यादा मिजरेबल हालत मेरी होगी, और मैं अपने फैमिली वालों को की हालत भी मरते दम तक उनको जीने नहीं दूंगा, उनकी हालत भी बिल्कुल मैं
प्रिजर्वेबल करके रखूंगा आखिरी सांस तक, जब तक मैं मर ना जाऊं। ये तो उनका गोल है पेशेंट का। और ऐसे पेशेंट को वो एमबीबीएस एमडी की डिग्री दिखती है, जबकि असलियत क्या है कि उनकी वजह से ही आपकी आज ये हालत है, राइट। जबकि मैं आपको बता दूं, कोई कितना भी बीमार पेशेंट क्यों ना हो डायबिटीज का, इट टेक्स फॉर मोस्ट ऑफ यू अबाउट 3 days टाइम टू फ्री ऑफ द मेडिसिन एंड टू फ्री ऑफ द मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स, राइट। तो इतनी छोटी सी बात है, ये बात को छुपाने के लिए इतना सारा ढकोसला मैं बोलूंगा इन हॉस्पिटल्स का और इन डॉक्टरों का है। तो जो भी अभी मिजरी है भारत देश में, ये मिजरी के लिए मैं तो बोलता हूँ काफी सारा जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डॉक्टर्स की, इन हॉस्पिटल्स की। अगर ये हट जाए माइनस फ्रॉम द इंडिया, तो इंडिया में किसी चीज की कमी नहीं है। ये क्रिएटेड एक पैनिक है, एक क्रिएटेड एक इमरजेंसी सिचुएशन है, एक क्रिएटेड हेल्थ हैजर्ड है। वो उनका काम आपके हेल्थ को ठीक करना नहीं है, उनका काम आपको ये एहसास दिलाना कि आप बहुत बीमार हैं और आगे और बीमार पड़ने वाले हैं। एक सर आपसे आखिरी सवाल कि क्या डॉक्टर विष्णु राय चौधरी एलोपैथिक के, होम्योपैथिक के या आयुर्वेदा के खिलाफ है? मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूं सडनली, लेकिन मैं हाँ कोई भी ऐसा इंटरवेंशन जिससे इंसान को या इंसानियत को नुकसान होता हो, मैं उसके खिलाफ हूं। तो आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में जितने भी ड्रग्स आते हैं वो बेहद ज्यादा नुकसान करते हुए इंसान को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। बेहद ज्यादा नुकसान होगा जो परमानेंट डैमेज होगा, और फायदा होगा वो टेम्पररी होगा। तो ऐसे सिस्टम की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, आज की तारीख में आप एलोपैथी मेडिसिन की लिस्ट बना लें, ऐसी कोई दवा मुझे दिखी नहीं है जिसके नहीं होने से इंसानियत को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर मिल सकता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू डेंजरसली मोर इल। इसीलिए ओवरऑल आप देखेंगे मेरे रिकमेंडेशंस होते हैं दैट इज अगेंस्ट एलोपैथी। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, एलोपैथी के जो दवाइयां हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, इसलिए मैं उसके अगेंस्ट हूँ। दैट इज अबाउट एलोपैथी। अब आता है आयुर्वेद और होम्योपैथ। होम्योपैथ में मैंने देखा कभी कभी ये होम्योपैथ की कुछ दवाइयां बड़ी अच्छी काम करती है। मेरी नॉलेज नहीं इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है होम्योपैथ से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चलो भाई, खास तौर पे स्किन की प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथी काम करती है, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथी काम करती है। सिमिलरली आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे चिकित्सा है, जैसे शल्य चिकित्सा है, पेन मैनेजमेंट है, जो बड़ा अच्छा काम करता है। तो हमें तो यही करना चाहिए कि कोई हम बात एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद का ना करें, हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें कि ऐसी चीज को हम कलेक्ट कर लें एलोपैथी से जो इंसानियत के बेनिफिट के लिए हो, जिसके लिए हमने अपनी एक टीम लगाई हुई है, बड़ी टीम है हमारी, और वो कलेक्ट करके फिर हमने एक गेम ऑफ लाइफ, एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक गेम बनाया है, ताकि कोई भी इंसान बीमार हो तो सारे पैथी मिला के जो भी बेस्ट अवेलेबल नॉलेज, बेस्ट अवेलेबल इंटरवेंशन है आज की तारीख में इस अर्थ में, बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, वो लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये मकसद होना चाहिए हमारा। मीन्स आप हर उस पैथी को प्रमोट करना चाहते हैं जिस पैथी से लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों का इलाज हो। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है कि इंसान ठीक हो जाए, वो भी कम से कम खर्चे में, या हो सके तो फ्री में ठीक हो जाए। इंटेंशन ये है, वो जिस भी पैथी से मिल जाए वो पैथी अच्छी। नहीं, जहां जरूरत है एलोपैथिक लो और जहां जरूरत है होम्योपैथी ले, लेकिन आप एलोपैथी के खिलाफ हैं। हाँ, क्योंकि जहां जरूरत हो वहां एलोपैथी लो, लेकिन जरूरत कहाँ है? कभी तो मैंने देखी नहीं आज तक। कभी एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ ही टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, वहां सिलाई करना है तो वहां एलोपैथी की जरूरत हो सकती है। किसी को गोली लग गई, वो बंदूक से वो गोली निकालनी है पेट से, वहां एलोपैथी की जरूरत। कोई एक्सीडेंटल केस में एलोपैथी की जरूरत तो पड़ सकती है। उसके अलावा इलनेस में, इन्फेक्शियस डिजीज हो, लाइफस्टाइल डिजीज है, ऐसे में एलोपैथी की जरूरत पड़ती हो, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन भी क्यों ना हो, मैंने देखा नहीं है। इवन कार्डियक अरेस्ट में भी एलोपैथी से कुछ फायदा होता हो, या ब्रेन स्ट्रोक में एलोपैथी की दवाई मिलने की वजह से उसका कुछ फायदा हो गया हो, ऐसा मेडिकल साइंस में एविडेंस तो नहीं है। एविडेंस तो यही कहते हैं कि ये हिट एंड ट्रायल है, कुछ पता नहीं इसमें क्या होगा। कई बार तो नुकसान कई गुना होता है कि इंसान बेड पे पड़ा रहता है और पड़ा ही रह जाता है, वो सिर्फ एक वेजिटेटिव स्टेट पे होता है, और वो देन है एलोपैथी की। मीन्स यहाँ पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, या वो आयुर्वेदा या होम्योपैथी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है जहाँ एलोपैथी की जरूरत है वहां होना चाहिए। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में काफी सारी चीजें हैं जो अच्छा करती हैं, काफी सारी चीजें जो अच्छा करती हैं, वो आप कलेक्ट करें, उसको हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन का पार्ट बनाए। यस। और काफी सारे रिसर्च आपकी टीम कर रही है इस पे।
हमारी टीम में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर तरह के पैथी के लोग जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े 40-40 साल के एक्सपीरियंस वाले जुड़े हुए हैं और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हम इवॉल्व करते रहते हैं कि कौन सी चीज कितना ज्यादा काम करेगी फॉर मास विद लीस्ट और नो डैमेज, और उन चीजों को इकट्ठा करके कैसे आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जितने तरह के मीडियम, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो किताब हो, चाहे कोई हमारे कोर्सेज हों, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों। आइडिया पहले तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना, फिर लोगों को एक आसान भाषा तक भाषा में पहुंचाना। कहने का मतलब ये कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी पैथी से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि मानव कल्याण होना चाहिए। हाँ, इंसान को आराम मिलना चाहिए, इंसान स्वस्थ होना चाहिए, इंसान स्वस्थ होना चाहिए। और मैंने तो ये देखा कि हेल्थ के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू हैव अ नॉलेज, अवेयरनेस होना चाहिए। यस, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा, देखिए अपने आप को अपग्रेड कराइए अगर आपको जिंदा रहना है और हेल्दी तरीके से जिंदा रहना है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई साथ वाले हॉस्पिटल ले लेगा या कोई और डॉक्टर ले लेगा, वो कभी नहीं होगा। आपकी हेल्थ के लिए कोई एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है और वो इंसान है आप खुद, राइट। अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं जंगल के बीच में और वो कहीं पंचर हो जाता है और आप सोचें कोई आएगा मैकेनिक वो पंचर निकालेगा, तो होने नहीं वाला, उससे पहले शेर आकर आपको खा जाएगा। तो आप अगर किसी जंगल में जाने को तय कर ही लिया, तो यानी कि आपको भी थोड़ा बहुत मैकेनिक बनना पड़ेगा एटलीस्ट अपनी गाड़ी के लिए। ठीक इसी तरह से ये दुनिया एक जंगल है और आपको ही अपना मैकेनिक बनना है, और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी को उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया नहीं है। सिंपल कुछ बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के लिए मैं तो यही बोलता हूँ कि आप मेरे वेबसाइट biswarup.com/cureme में जाएंगे। क्योर मी एक ही वर्ड है। तो मैंने छांट के 8-10 वीडियो डाल दी हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो ज्यादा समझना चाहते नहीं है, वो उतना देख लें। तो बेसिक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो 90% पेशेंट को यही वाली प्रॉब्लम होती है, उन सब से एटलीस्ट आप खुद के डॉक्टर उतना तो बन ही जाएंगे। तो इतना अपने लिए खर्च कीजिए समय, स्पेंड टाइम फॉर योरसेल्फ, फॉर द राइट नॉलेज, दैट इज नॉलेज इज पावर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है आज आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे और काफी सारा ज्ञान स्वास्थ्य के बारे में आपने ले लिया। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बताने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।